जय हिंद दोस्तों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान की बुक है। एसएसजीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 2024 में परीक्षा हुई एसएसजीडी की, 2023 में, 2021 में, 2019 तक के इस बुक में क्वेश्चन हैं एसएसजीडी के, जो आपको बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चंस आने चाहिए। जब आप 2025 का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको उन क्वेश्चनों का बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है। ये क्लास होती है डेली 1 बजे दोपहर को। तो साथ ही करते हैं स्टार्ट। तो 4 बुक का यहाँ पर वो चल रहा है, मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, रीजनिंग का भी, हिंदी का भी और सामान्य ज्ञान का भी कॉम्बो। ये 4 बुक लॉन्च हुई थी 10 जून को। इन बुक का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर चल रहा है। आगे भाई विषय सूची के बारे में देखें तो हम विषय सूची में इतिहास हमने सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो पॉलिटी को हमने कवर कर लिया है। आज जो पढ़ेंगे हिस्ट्री को पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर भूगोल और अर्थव्यवस्था है, इसकी विषय सूची को भी आप देख सकते हो। आपका सामान्य विज्ञान में देखें तो भौतिक विज्ञान है, और आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और स्टैटिक जीके भी आपको बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाई जाएगी। स्टैटिक जीके के 8 से 7 क्वेश्चन एसएससीजीडी में आते हैं, वो आपको इतने अच्छे से पढ़ाई जाएगी कि वो 8 से 7 क्वेश्चन आपको वो आने ही चाहिए। तो साथ ही करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि एसएससीजीडी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, या जेम्स प्रिंसेप, या जॉन मार्शल, या मार्टिन व्हीलर? तो किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, किसे कहा जाता है? तो आप सभी का आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको क्या बोला जाता है भाई? इनको क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इनको कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, क्या बोलते हैं उसे, एएसआई की स्थापना करी थी इन्होंने। एएसआई की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इन्होंने स्थापना की 1861 में। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, एएसआई की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो याद रखेंगे, ये पहले निदेशक हैं भारतीय पुरातत्व के। ये जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक भी हैं। तो आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चिरांद, बुर्जहोम, हुनसांगी या मेहरगढ़? चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ जो हैं ये भाई, ये नवपाषाण काल के स्थल हैं। नवपाषाण काल के पुरातात्विक स्थल हैं ये, नवपाषाण काल के ये स्थल हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चिरांद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। चिरांद बिहार में पड़ता है। बुर्जहोम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? हुनसांगी। हुनसांगी ये कहाँ पड़ता है? तो आप सभी का आंसर आएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुनसांगी कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये पुरापाषाण कालीन स्थल है, पुरापाषाण स्थल है ये, पुरातात्विक एक पुरापाषाण स्थल है हुनसांगी, याद रखेंगे। और मैं आपसे पूछ लूँ, और भी हैं पुरापाषाण स्थल, तो आपको याद रखना है। आपका हुनसांगी हो गया। नेवासा स्थल ये कहाँ है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेवासा स्थल है एक, इनाम गांव है,
इनाम गांव ये भाई आपके पड़ते हैं, इनाम गांव और नेवासा ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक आपका यहाँ पर पड़ता है रेणीगुंटा, 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 ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भाई ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे, ये आपको याद रखने हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका SSGD में लग सकता है। तो ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध से था। प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध से था। कामकार शब्द जो है ना, ये शासित तमिल भाषा का शब्द है। ये तमिल भाषा का शब्द है कामकार। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, कर संग्रह अधिकारी, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से है, कारीगरों से है या सुनार से है। तो आप सभी का जो आंसर होगा, तो आप बोलेंगे भैया भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से है, कामकार शब्द का संबंध है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से है। ये जो लोग हैं ना, कामकार शब्द का संबंध इससे हो गया। ये जो मजदूर हैं, ये लोग जमींदारों के खेतों में ये काम करते थे और इन लोगों को क्या दिया जाता था? नगद, तो या तो नगद पैसा दिया जाता था या किसी वस्तु के रूप में इन्हें भुगतान दिया जाता था कामकार मजदूरों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लोहे युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसका लोहे का इस्तेमाल जो हुआ, किसकी जगह हुआ, ये आपसे पूछा है। पीतल का हुआ, पत्थर का हुआ, लकड़ी का हुआ या कांसे का हुआ? तो आप सभी का जो आंसर होगा कांसे का हुआ था। लोहे की जगह जो इस्तेमाल हुआ था कांसे का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मैं पूछ लूँ, तांबे की खोज कब हुई थी? आपसे तांबे की खोज कब हुई थी? तांबे की खोज भाई कब हुई थी? सभी का आंसर आना चाहिए। तांबे की खोज जो हुई नवपाषाण काल में हुई या पुरापाषाण काल में हुई या मध्यपाषाण काल में? ये जो है तो आपका आंसर आना चाहिए। तांबे की खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण वह काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और नवपाषाण काल के मध्य का जो काल है उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तांबा ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है तांबा, पहली धातु है। इसको आपको याद रखना है। और तांबे के बाद जो खोज हुई थी ये भी आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले तांबे की खोज हुई, उसके बाद होती है कांसे की खोज, कांसे की खोज फिर होती है भाई लोहे की खोज। ये भी आपको याद रखना है। ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। कांसा जो बनाया था भाई, कॉपर Cu+Sn को मिलाकर क्या बना दिया था? कांसा बना दिया था। तो भाई कांसे से पहले तो Sn की भी खोज हो चुकी थी, बिल्कुल Sn की खोज हो चुकी थी। तो कांसा जो है ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली मिश्र धातु है कांसा। और लोहे की खोज होती है कांसे के बाद। और लोहे के जो साक्ष्य मिलते हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप सभी का आंसर आएगा, लोहे के साक्ष्य जो मिलते हैं अंतरजी खेड़ा में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पड़ता है? यूपी एटा वाले भाग में, एटा वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए मिश्रित करते थे ये आपसे पूछा है। शीशा, कांसा या लोहा या सोना? क्या बनाना शुरू किया था इन्होंने? तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, ये फिर बनता था भाई कांसा। ठीक है, अभी बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कांसा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु किसका नाम है? सिंधु एक नदी का नाम है, घाटी मतलब गड्ढा, और सभ्यता ये सभ्यता होती थी सिंधु घाटी सभ्यता।
इसका प्रमुख केंद्र क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आप सभी का आंसर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था भाई हड़प्पा। हड़प्पा इसका प्रमुख केंद्र था। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही भाई हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और क्या बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को भाई कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो इसके समकालीन सभ्यता और भी चल रही थी, तो आप बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो इसके समकालीन सभ्यता और भी चल रही थी। और कौन सी सभ्यता चल रही थी? एक तो चीन की सभ्यता चल रही थी। आपको यहाँ पर याद रखना है, चीन की सभ्यता चल रही थी। चीन की सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी? चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो आप सही का आंसर आएगा हुआंग हो नदी के किनारे थी ये। हुआंग हो नदी के किनारे ये सभ्यता चल रही थी। ये आपको याद रखना है। और आगे अगर मैं आपको बता दूं, चीन की सभ्यता चल रही थी, एक मिस्र की सभ्यता भी चल रही थी। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी? ये नीले नदी के किनारे थी। और तीसरी सभ्यता चल रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये किस नदी के किनारे चल रही थी? तो आपका आंसर आएगा दजला और फरात नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे ये सभ्यता चल रही थी। तो यहाँ से एसएससी में एक क्वेश्चन बहुत ही बिंदास लेवल से बनता है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर ये तीन तो मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो याद रखेंगे ये तीन सभ्यता थीं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थीं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया है। आगे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6वां क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। माइक्रोलिथ डेड डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल ये कब किया जाता था? सिक्के के रूप में किया जाता था, छोटे पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था, कपड़े के रूप में किया जाता था, या मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था? माइक्रोलिथ ये कैसे होते थे भाई? ये छोटे पत्थर के औजार होते थे। माइक्रोलिथ ब्लेड के आकार जैसे होते थे जो कि शिकार करने में बहुत ही आसानी मिले। नुकीले ये पत्थर होते थे, नुकीले पत्थर होते थे। तो ये मैं आपसे पूछ लूँ, माइक्रोलिथ जो हैं इनका इस्तेमाल कौन से काल में हुआ था? तो माइक्रोलिथ का प्रयोग जो हुआ सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, माइक्रोलिथ का जो प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा ये नवपाषाण काल में होता है। कब होता है? ये नवपाषाण काल में होता है। माइक्रोलिथ का प्रयोग सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल में होता है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, माइक्रोलिथ मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था। इनका प्रयोग जो किया जाता था ना, मनुष्य द्वारा शिकार करने में इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। सभी को पता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो या मुर्दों का टीला। ये किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो? ये आपसे पूछा है। फारसी भाषा का है, उर्दू भाषा का है, हिंदी भाषा का है, या सिंधी भाषा का है? तो आप सभी का आंसर होगा भाई ये सिंधी भाषा का है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब बात कर लें, मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है? ये किस नदी के किनारे है? तो आप सभी का आंसर आएगा ये सिंधु नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो है साथ ही इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और भाई इसको और भी क्या कहा जाता है? तो इसको मृतकों का टीला ही कहा जाता है। एक नाम और है, इसको सिंधु घाटी का बगीचा भी इसी को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है। सिंधु घाटी का बगीचा भी इसको कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस ज़िले में, किस प्रांत में?
ये है पाकिस्तान के लकराना ज़िले में है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लकराना ज़िले में है ये। भाई अभी लाइट चली गई थी, थोड़ा लाइट का इशू है भाई हमारे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर चल रहा था मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है। तो मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है, मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है। ये जो है मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है ये सिंधी भाषा का है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो ये पाकिस्तान के किस प्रांत में है ये आपको मैं बता रहा था। तो सभी का आंसर आएगा सिंध प्रांत के लकराना ज़िले में है। तो सभी को ये पता ही होना चाहिए। सिंधु नदी के तट पर है, इसे सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है। और सिंधु मोहनजोदड़ो में साथी मैं आपको बता दूं सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये। दूसरा सबसे बड़ा स्थल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? सबसे प्राचीन, तो ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, नंदनागरी लिपि या खरोष्टी लिपि? तो आप सभी का आंसर होगा खरोष्टी लिपि। ये खरोष्टी लिपि जो थी इसे दाएं से बाएं लिखने का, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? ये भी आपसे पूछ लूँ मैं, इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? आप सभी का आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को आप कैसे जानते हो ये भी आपको बताना होगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने, ये भी आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेखों को इसने कब पढ़ा था? तो 1857 में। 1857 ईस्वी में इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। 1857 में पढ़ा था या 1837 में पढ़ा था? तो 1837 में इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। और अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था? तो 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को खोजा टी पैंथेलर ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अशोक के शिलालेखों किसने खोजा? टी पैंथेलर ने। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय भी जेम्स प्रिंसेप को जाता है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर भाई। क्या होगा आंसर? फिर से लाइट चली गई, इसका फिर से हमने सामना किया इस लाइट का भगने का। भाई इंतजाम हम जल्दी करा देंगे। हमारे पास अभी इतनी बड़े वो संसाधन नहीं है जो हम अभी इस लाइट को रोक सकें। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर सभी का आंसर होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हुए हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो आपका आंसर जो होगा लोथल होगा, बनावली होगा, दाइमाबाद होगा या कालीबंगा होगा? तो आप सभी का आंसर होगा यहाँ पर दाइमाबाद से मिला है भाई हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये भी आपको याद रखना है। ये भाई ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो आपका आंसर होगा आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? तो भाई ये मेरठ यूपी वाले क्षेत्र में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद
दाइमाबाद। ये कहाँ है? ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है? ये भी पूछा जाता है। तो ये किस नदी के किनारे है? ये पिरवरा नदी के किनारे है। पिरवरा नदी के किनारे है। पिरवरा नदी की सहायक, पिरवरा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पिरवरा नदी। ये भी आपको याद रखना है। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। सबसे आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सुतकागे डोर। सुतकागे डोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। और आपसे मैं पूछ लूँ ये किस नदी के किनारे है? तो आप सभी का आंसर होगा दाक्ष नदी के किनारे। ये आपको भाई पता ही होना चाहिए। और उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मांडा। मांडा ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और ये किस नदी के किनारा है? तो आपका आंसर होगा चिनाब नदी के किनारे है। ये टेबल आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु स्थल कौन सा है? तो मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र दाइमाबाद। और सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकागे डोर। ये आपको भाई याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर भी आना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो ये रावी नदी है इसको क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? इसका पुराना नाम क्या है? ये आपको कुछ नदी मैं आपको बताऊंगा, उन सभी के आंसर आपके आने चाहिए। प्राचीन नदी के नाम और आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन नदी के आधुनिक नाम क्या है वर्तमान में? ये आपको बताने होंगे। तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो परुष्णी। आप सभी का आंसर आना चाहिए। मुझे बताओ अब अस्किनी को क्या कहा जाता था? अस्किनी को क्या कहा जाता था? ये आपका आंसर आना चाहिए। तो अस्किनी को क्या कहा जाता था? चिनाब कहा जाता था। आधुनिक नाम है अस्किनी का चिनाब नदी। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। पूछ लूँ विपाशा को क्या कहा जाता था? विपाशा को क्या कहा जाता था? तो विपाशा को क्या कहा जाता था? ये आपका आंसर आना चाहिए। तो व्यास नदी कहा जाता था। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी है। और विशस्ता को क्या कहा जाता है? विशस्ता को क्या कहा जाता है? विशस्ता को क्या कहा जाता है? विशस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो आप बोलेंगे भैया झेलम नदी। तो आपका आंसर होगा झेलम। ये आपको याद रखना है, झेलम। और मैं पूछ लूँ सदा नीरा को क्या कहा जाता है? सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो आप बोलेंगे भाई सदा नीरा का आधुनिक नाम है गंडक। गंडक ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमती का आधुनिक नाम क्या है? तो गोमल आपका आंसर आना चाहिए। गोमल इसका आधुनिक नाम हो जाएगा। ये भाई आज के लिए इतने आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 में का आंसर करेंगे सभी साथी कमेंट सेक्शन में। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था? भाई वेरी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप करेंगे। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ये आपका आंसर आना ही चाहिए। ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन और ज्ञान। तो आपका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना है दर्शन एवं ज्ञान। ये उपनिषदों का केंद्रीय विषय था। और उपनिषदों के बारे में अब देख लेते हैं। उपनिषद कितने हैं? तो आपका आंसर होगा उपनिषद 108 हैं। ठीक है, 108 उपनिषद हैं। और उप का मतलब होता है आ, निषद का मतलब होता है निकट बैठकर, निकट बैठकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उपनिषद गुरु के समीप जो हम शिक्षा सीखते हैं उनको क्या बोला जाता है? उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समीप जो हम सीखते हैं, गुरु के समीप जो हम कुछ भी सीखते हैं, जो हम सीखते हैं
उसे उपनिषद कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनको उपनिषद कहा जाता है। उनको उपनिषद कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कितने उपनिषद? 108 हैं। अब मैं पूछ लूँ, सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है? सत्यमेव जयते जो है ये हमने कौन से उपनिषद से लिया है? ये भी एसएससी में पूछा है। सत्यमेव जयते ये हमने किस उपनिषद से लिया है? तो आप सभी का आंसर होगा मुंडोक उपनिषद। मुंडो उपनिषद। मुंडो उपनिषद। तो ये भी आपको याद रखना है। मुंडोप उपनिषद, मुंडक उपनिषद बोल सकते हो या मुंडोप उपनिषद बोल सकते हो। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडो उपनिषद से। अब यम नचिकेता, यम नचिकेता ये कौन से उपनिषद से लिया है? यम नचिकेता ये एसएससी ने पूछे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यम नचिकेता ये कौन से उपनिषद से लिया है? तो कंठ उपनिषद से, कंठ उपनिषद से लिया है। ये भी आपको याद रखना है। मुझे यहाँ पर बता के जाना है आपको सबसे बड़ा उपनिषद का नाम बताना है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? आप सभी को पता ही नहीं होगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, इसका नाम बता के जाना है। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद आपको बताना है। सबसे छोटा उपनिषद ये भाई एग्जाम में पूछ ले आपसे तो आप यहाँ पर गलती करके आ सकते हो। तो सबसे बड़ा उपनिषद का नाम आपका क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद ये आपको याद रखना है। ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद। क्या बोलेंगे? मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। ये आपको पता ही होने चाहिए। मांडुक्यो उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया है। यम नचिकेता कंठ उपनिषद से लिया है। उपनिषद कितने? 108 हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? 4 वेदों में से ये किस में है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो आप सभी का आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद आप सभी का आंसर होगा अथर्ववेद। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है। ये तो सबसे नया वेद है। ये सबसे नया वेद है अथर्ववेद, सबसे नया वेद। ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो आप सभी का आंसर होगा अर्थवा ऋषि। अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना की थी। अर्थवा ऋषि ने। याद रखना है आपको अथर्ववेद के बारे में। ये सबसे नया वेद। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आपका क्या आंसर होगा? गोपथ होगा। तो आपका आंसर होगा गोपथ। गोपथ ये एकमात्र इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और इन वेदों को क्या बोला जाता है? जादू टोना। इस वेद को क्या बोला जाता है? जादू टोना, तंत्र मंत्र का वेद इसे बोला जाता है। चिकित्सा का वेद, विज्ञान के लिए समर्पित वेद इसको कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम आपको बता के जाना है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका आंसर होगा शिल्पवेद। शिल्पवेद इसके उपवेद का नाम है। शिल्पवेद की रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? तो आपका क्या आंसर होगा? शिल्पवेद की रचना किसने की थी? तो विश्वकर्मा ने की थी। विश्वकर्मा ने की थी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है अथर्ववेद से। यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन सी थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गोमती। ये बौद्ध धर्म की, ये बुद्ध जो थे उनकी क्या थी? ये
मौसी थी, महाप्रजापति गोमती, सुजाता, संघमित्रा या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गोमती। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र सौरांद्रनाथ सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर? आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन या वसुबंधु। तो आपका आंसर होना चाहिए भाई यहाँ पर अश्वघोष। अश्वघोष ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं, सौदरांद के रचनाकार हैं, सारिपुत्र के रचनाकार हैं। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। मिलिंद पिनो, यहाँ से कुछ बताता हूँ जो एग्जाम में लगते हैं। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में क्या है? मिलिंद पन्हो में क्या है? तो आप का आंसर होगा मिंडार, और मिंडार को तो आप जानते होंगे। मिलिंद पन्हो में मिंडार व बौद्ध भिक्षु, मिंडार व बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन। मिंडार व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता है, मिलिंद पन्हो में के बीच वार्ता है। ये भी आपको याद रखना है। तो मिंडार के रचनाकार कौन है? नागसेन। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेगा? माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो आपका क्या आंसर होगा? यहाँ पर आप बोलेंगे भैया नागार्जुन। नागार्जुन ये माध्यमिक सूत्र के रचनाकार हैं। और ये आपका आया है वसुबंधु। वसुबंधु ये किसके रचनाकार हैं? अभिधर्म कोश के रचनाकार हैं वसुबंधु। अभिधर्म कोश के रचनाकार हैं कौन? तो आप सभी का आंसर होगा वसुबंधु। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर करेंगे। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। इसका किससे सीधा संबंध है? मुगल शासक से, सिख शासक से, भगवान बुद्ध से या जैन धर्म से? तो क्या आंसर होगा? महाबोधि मंदिर का सीधा संबंध है भगवान बुद्ध से। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। महाबोधि मंदिर ये कहाँ है? बोध गया, ये बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन बनता है। तो महाबोधि मंदिर जो है ये यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में 2002 में इसे मिलाया गया था। 2002 में इसे मिलाया गया था, घोषित किया गया था। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था इसे 2002 में। ये आपको याद रखना है। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। कहाँ है ये? तो ये आपसे पूछ लूँ मैं तो बोध गया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने? आप सभी का यहाँ पर क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका सी सही है। ये किस वंश का शासक है? तो ये मौर्य वंश का शासक है। ये भी आपको याद रखना है। मौर्य वंश का ये शासक है। मौर्य वंश का ये शासक है। मौर्य वंश का शासक कौन है ये भी पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है। जैन धर्म की शिक्षा जो ली चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? तो आप बोलेंगे भैया जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी इसने भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में क्या त्याग दिए थे इसने? एक उपवास रखा था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण इसने त्याग दिए थे। एक उपवास, इसका उपवास करके इसने प्राण त्यागे थे। और इस प्राण त्यागने की घटना को क्या कहा गया था? तो इस विधि को, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था? संलेखना विधि कहा गया था। संलेखना विधि
कहा गया था, जिसे संथारा विधि भी कहा जाता है, संथारा विधि भी कहा जाता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रक्रिया को, इस विधि को संलेखना विधि या संथारा विधि, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य, कौटिल्य ये किसका उपनाम है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। कौटिल्य किसका उपनाम है? तो चाणक्य का उपनाम है, चाणक्य का उपनाम है भाई कौटिल्य, ये भी आपको याद रखना है। चाणक्य का ये उपनाम है कौटिल्य। और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। आप सभी का आंसर होगा विष्णुगुप्त। ये चाणक्य का वास्तविक नाम है और इसके उपनाम है चाणक्य के कौटिल्य इसको कहा जाता है, भारत का मैकियावेली इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। और इसका टाइम पीरियड क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 322 ईसा से 298 या 297 ईसा पूर्व, 297 ईसा पूर्व। तो ये भी आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड। मगध पर मौर्य वंश की नींव डलती है, किसकी सहायता से डलती है? तो चाणक्य की सहायता से ये मगध पर नींव डालता है अपनी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? ये आपको बताना है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? प्रथम स्तंभ अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख या तृतीय मुख्य शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी का आंसर होगा द्वितीय स्तंभ या द्वितीय मुख्य शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा जाता है अशोक के कितने अभिलेख हैं, तो आप सभी का आंसर होगा अशोक के भाई 14 अभिलेख हैं। और अशोक के 14 अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चस्तना, मौस, रुद्रदामन प्रथम या रुद्रसिम्हा तृतीय? तो रुद्रदामन प्रथम आप सभी का आंसर होगा, रुद्रदामन प्रथम। ये शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे, रुद्रदामन प्रथम। और जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदामन प्रथम की, जो इसने इसका निर्माण कराया है आपका काठियावाड़ में सुदर्शन झील का। तो ये कहाँ मिलता है? आपका जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण मौर्य काल में भी हुआ था। सुदर्शन झील इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य वंश में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध लोहे स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? गुप्त वंश के शासक ने, पल्लव वंश के या मौर्य शासक या पुष्यभूति? तो आप सभी का आंसर होगा दिल्ली के गुप्त लोहे स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो गुप्त वंश किसने कराया? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? गुप्त वंश के शासक ने कराया था। गुप्त वंश का महान शासक था चंद्रगुप्त सेकंड ने मेहरौली दिल्ली में इस स्तंभ का निर्माण कराया था। बौद्ध स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। कहाँ है ये? मेहरौली में कराया था, दिल्ली में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करवाई थी या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की या तक्षशिला विश्वविद्यालय की या वल्लभी विश्वविद्यालय की? तो विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने कराई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कराई थी। और किसने कराई थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी, धर्मपाल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? कौन सी नदी के तट पर ये बसाया गया था, ये आपसे पूछा है। कोसी नदी, यमुना नदी, या रावी नदी, या गंडक नदी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा भाई रावी नदी। यहाँ पर कुछ शहर हैं, कुछ स्थल हैं, ये किस किस नदी के किनारे हैं? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। भाई ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बता रहा हूँ। आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है? ये कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेरठ में पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। आगे पूछ लूँ, कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? कालीबंगा ये किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है। आगे आपको बताना है लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो आप बोलेंगे भैया भोगवा नदी के किनारे है लोथल। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। और आपसे पूछ लूँ मैं, चन्हू दड़ो किस नदी के किनारे है? चन्हू दड़ो ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे पूछा जाता है रोपण किस नदी के किनारे है? रोपण किस नदी के किनारे है? ये भी आपको याद रखना है। रोपण सतलज नदी के किनारे है। रोपण किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और एग्जाम में सुत कागे डोर भी पूछा जाता है। सुत कागे डोर, अभी मैंने आपको बताया था सुत कागे डोर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और ये किस नदी के किनारे बताया था मैंने? दाक्ष नदी के किनारे बताया था। तो इतने नदी के नाम आपको पता ही होने चाहिए, इतने स्थल आपको पता ही होना चाहिए किस नदी के किनारे हैं, इनकी खोज के बारे में भी आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। कितना प्रतिशत कवर करती है ये आपसे पूछा है। 89%, 99% या 59% या 79%? तो आप सभी का आंसर होगा 99% ये क्षेत्र कवर करती है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है ना भाई पुरापाषाण कालीन, इसको हमने कितने भागों में बांटा है? भारतीय पुरापाषाण कालीन स्थल को हमने 3 भागों में बांटा है। तो आपका क्या आंसर होगा? एक तो हमने बांटा इसे पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में इसको बांटा है, पुरापाषाण काल में। दूसरा इसका होता है मध्यपाषाण काल में, इसको बांटा, मध्य पाषाण काल में इसको बांटा। तीसरा बांटा नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में इसको बांटा। भाई यहाँ से पूछा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो अज्ञात काल से लेकर कितना? 10,000 BC। कितना भाई? 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC। ये टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 4,000 BC से 2500 BC तक। ये भी आपको याद रखना है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के प्राप्त होता है। ये वर्तमान समय में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? SSCGD ने पूछा है 24 फरवरी को 2024 में। शिफ्ट तीसरी है। तो आप सभी का आंसर होगा राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। आपका आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लोहे युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो क्या आंसर होगा? कुल्हाड़ी, आरा मशीन, छेदक या तलवार? तो आपका आंसर होगा भाई कुल्हाड़ी। ये देखो क्वेश्चन SSCGD में पूछा है 1 मार्च 2024 को, शिफ्ट चौथी में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, किस नदी का नाम केवल एक बार आया है? गंगा का, सिंधु का, झेलम का, सरस्वती का? तो आपका आंसर होगा गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। और सिंधु नदी जो है ये सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। सिंधु नदी को क्या एक महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, ये ऋग्वेद में ये महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। भाई अभी थोड़ा सा फिर लाइट की दिक्कत है भाई, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था गंगा। तो ऋग्वेद में केवल एक बार किसका प्रयोग किया गया है? गंगा का। और सिंधु नदी जो है ये ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और आपकी यमुना नदी आपको याद रखना है, ये ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी गई है यमुना नदी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धनु और मंत्रों का संग्रह है। SSGD 24 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथी में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर? ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा या यजुर्वेद होगा? तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर, तो सभी का आंसर होगा यहाँ पर सामवेद। क्या होगा? सामवेद। सामवेद इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये जो वेद है संगीत का जनक इसे कहा जाता है। और सामवेद के बारे में क्या है? गद्य व पद्य में लिखित कौन सा वेद है? तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन सा लिखित वेद है? यजुर्वेद है। सामवेद के बारे में और जाने, इसका उपवेद आपको बताना है। सामवेद का उपवेद क्या है, इसके उपवेद का नाम क्या है? तो आप सभी का आंसर होगा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद इसके उपवेद का नाम है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने इसकी रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका क्या आंसर होगा? ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं भाई, एक तो पंचविश, एक षड्विश, एक जैमिनी है। तो पंचविश और षड्विश आपको याद रखने हैं। पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सभी का आंसर होगा ऋग्वेद। सभी को पता है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एक वेदत्रयी भी पूजा जाता है। वेदत्रयी कौन कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं? वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। एक तो ऋग्वेद आता है, एक तो ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, और कौन सा आता है? अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद आता है। तो ये वेद त्रयी में आते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी हैं, ये आपको याद रखना है। और गद्य व पद्य में लिखित कौन सा वेद है? तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? पुरातात्विक स्थल ये वर्तमान भारत में नहीं है। हुल्लूर ये कहाँ पड़ता है? चिरांद तो मैंने बताया ये नपाषाणकालीन स्थल है, बिहार में। हुल्लूर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। मेहरगढ़, महागढ़ा, तो आपका क्या आंसर होगा? मेहरगढ़ ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भाई सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर कौन से अनाज के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं? तो जौ के यहाँ पर सबसे पहले अनाज के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ ये बोलन नदी के किनारे है, ये बोलन नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? बोलन नदी के किनारे है। और इसे बोला जाता है मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी से बोला जाता है, रोटी की टोकरी। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बोलन नदी के किनारे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। तो आज की क्लास के हमारे 30 क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से करे होंगे। थोड़ा सा दिक्कत का हमने सामना किया है लाइट की वजह से। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो स्टडी ग्रुप आईओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और
शेयर कर देंगे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।